हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरा इंट्रोडक्शन में आज मेरा नाम कृष्ण मुरारी शिवरे है और मैं यहाँ पे यूजीसी नेट की पेपर बनाओ पेपर 2 की तैयारी कराता हूँ। पेपर 2 में हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं हिस्ट्री की तैयारी कराता हूँ। दोस्तों, जो आज अपन हिस्ट्री का एक टॉपिक है गुप्त काल, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और उसमें भी जो गुप्त काल के बारे में जो स्टार्टिंग का 2 राजा हैं उनके बारे में, और ये जानने वाले कि गुप्त काल गुप्त काल का भारतीय इतिहास में इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों उसको इतना इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि गुप्त काल का जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो 275 ईसा पूर्व 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा है इसका टाइम ड्यूरेशन। ये गुप्त काल भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। अब इसको स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, किस बेस पे इसको स्वर्ण काल कहते हैं? तो सबसे पहले इसमें जो राजा हुए वो सारे महत्वाकांक्षी राजा हुआ। ये राजा एक से बढ़कर एक राजा थे। इन्होंने गुप्त काल में आर्थिक रूप से सशक्त था, आर्थिक रूप से इसका विकास हुआ था। राजनीतिक रूप से भी अपने चरमोत्कर्ष काल पर था। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भी काफ़ी विकसित हुआ। जैसे आप देखोगे नागर शैली में मंदिर बने काफ़ी, और इसमें एक नई शैली को देखने को मिला। जैसे पंचायतन शैली का मंदिर देखने को मिला इसमें। तो पंचायतन शैली था वो इंट्रोड्यूस यहीं से हुआ है गुप्त काल से। दूसरा, राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो राजनीतिक में इन्होंने एक केंद्रीकृत शासन स्थापित किया। जो भारत में विखंडित राज्य थे, जो अपने अपने क्षेत्र में सीमित राजा थे, जो अपने अपने क्षेत्र में जो सीमित राजा थे उनको इन्होंने अपने अधीन किया और भारत में एक केंद्रीकृत शासन की नींव डाली। जो मौर्य काल के बाद गुप्तों ने ही इसकी नींव केंद्रीकृत शासन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक अंधकार युग से ये बीच में जो मौर्यों के पतन के बाद बीच में जो अंधकार युग चल रहा था उसको इन्होंने ख़त्म किया और फिर से केंद्रीकृत शासन स्थापित किया। जैसे मौर्यों का बड़ा शासन था, वैसे ही गुप्तों का क्या हुआ, गुप्तों का बड़ा शासन हुआ। इन्होंने केंद्रीकृत शासन को स्थापित किया। और आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक रूप से इन्होंने कई प्रकार के सिक्के चलाए हैं। जैसे राजा रानी प्रकार के, व्याघ्रनंद प्रकार के। समुद्रगुप्त में आप देखो तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी सोने चांदी के सिक्के चलाए। तो द्वितीय विक्रमादित्य उसने भी सिक्के चलाए। तो इस तरह इन्होंने ये आर्थिक रूप से क्या हुआ था, आर्थिक रूप से समृद्ध थे। और ठीक है, और अगर इसका अब सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफ़ी विकसित हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल इनके समय में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो और इस कारण इस काल को भारतीय स्वर्ण काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पैराक्लिस युग कहा जाता है, क्लासिक युग कहा जाता है। तो
चलिए अब बात करने वाले हैं इनकी उत्पत्ति के विषय में बात करने वाले हैं कि इनकी आखिर उत्पत्ति कैसे हुई है इनकी। दोस्तों उस उत्पत्ति के बारे में बात करने वाले हैं, गुप्तों की उत्पत्ति। तो गुप्तों की उत्पत्ति पर काफ़ी इतिहासकार में मतभेद हैं। जिस तरह आज तक मौर्यों की उत्पत्ति का जिस तरह आज तक मौर्यों की उत्पत्ति को विवाद है, मतभेद है इतिहासकारों में, ऐसे ही गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में भी जो इतिहासकार हैं उनमें आपस में मतभेद है। जैसे कोई इनको क्या मानता है, कोई इनको क्षत्रिय मानता है, कोई वैश्य मानता है, कोई इतिहासकार इनको शूद्र मानता है और कुछ ब्राह्मण भी मानते हैं। अब इसके सोर्स कहाँ से, जैसे ब्राह्मण की बात करूँगा, ब्राह्मण का सोर्स कहाँ से लिया हुआ है, किसने ब्राह्मण माना है? क्षत्रिय भी माना गया है इनको, ठीक है, और वैश्य भी मानते कुछ इतिहासकार इनको शूद्र भी मानते हैं। अब ब्राह्मण कहाँ से मिलते हैं? ब्राह्मण का जो सोर्स मिलता है, ब्राह्मण का सोर्स दो ब्राह्मण हेमंत राय चौधरी हैं, एक हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। अब इन्होंने किस बेस पर ब्राह्मण माना है? इन्होंने इसको, जो इस राजवंश की चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, उसके अभिलेख है, एक रिद्धपुर अभिलेख और एक ताम्रपत्र लेख है, पूना ताम्रपत्र लेख पूना ताम्रपत्र लेख। तो इसमें जो प्रभावती गुप्ता, इसने एक शब्द यूज किया हुआ है, धरणी गोत्र के ब्राह्मण, धारण गोत्र ब्राह्मण, धारण गोत्र के ब्राह्मण। तो ये इस वर्ड से इन्होंने, हेमंत राय चौधरी ने इनको क्या माना है? इनको ब्राह्मण माना है, क्योंकि प्रभावती गुप्ता ने जो यूज किया है, जो वर्ड यूज किया धारण गोत्र के ब्राह्मण, वो ऐसा माना जाता है कि इसने अपने फादर के लिए यूज किया है, यानी फादर के वंश के लिए यूज किया है। इसका जो विवाह हुआ था वो ब्राह्मण, इसका जो विवाह हुआ था रुद्र सिंह द्वितीय से, वो भी एक ब्राह्मण थे। तो इस आधार पर अनुमान लगाया गया, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, उनके तो कई अभिलेख, उनका तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये ब्राह्मण थे। लेकिन इसने जो इसको यूज किया, तो इस आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया कि इसका विवाह हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ब्राह्मणों में। तो इससे, और धारण गोत्र ब्राह्मण भी इसने यूज किया गया है। तो इसके आधार पर इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि ये कहीं ना कहीं क्या थे? ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ये इनका ब्राह्मण की कहानी स्पष्ट होती है। अब क्षत्रिय क्या होता है? क्षत्रिय डॉक्टर पंथारी प्लस डॉक्टर ओझा। इन्होंने इनको मौर्यों की भांति क्या माना? क्षत्रिय माना है। इन्होंने इनको क्या माना है दोस्तों? इन्होंने इनको मौर्यों की भांति क्या क्षत्रिय माना है। जैसे मौर्यों को क्षत्रिय माना जाता है कई हिस्टोरियंस के द्वारा, तो इनको भी क्या है, इन्होंने, क्योंकि इनका ये माना था कि इतना बलशाली, एक से एक राजा, महान राजा थे और इतना केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, तो ऐसा गुण क्षत्रियों में ही मिलता है, जो इतना केंद्रीकृत शासन को संभाल के रखे। और दूसरी बात कि एक से बढ़कर एक राजा आ रहे हों और इतना उसमें कैपेसिटी हो, तो इस तरह से इन्होंने क्या है, इनको क्षत्रिय माना है। किसने? इन्होंने क्या माना है? इनको
क्षत्रिय माना है। किसने? डॉक्टर पंथारी और डॉक्टर ओझा ने, है ना। डॉक्टर ओझा ने और डॉक्टर पंथारी ने क्या माना है? इनको क्षत्रिय माना है। अब वैश्य की बात करूं तो एल्थियस प्लस आयंगर, एल्थियस प्लस आयंगर इतिहासकार, इन्होंने इनके नाम के अंत में गुप्त लगाए। इनके नाम के अंत में गुप्त होने के कारण इन्होंने नाम के अंत में गुप्त होने के कारण, नाम के अंत में गुप्त होने के कारण, इन्होंने नाम के अंत में गुप्त होने के कारण क्या माना है? इन्होंने वैश्य माना है। तो ये वैश्य की कहानी है। अब शूद्र की कहानी है। शूद्र इनको क्या मानता है? शूद्र की बात करूं तो एलन महोदय, शूद्र को एलन महोदय और केपी जायसवाल आदि ने एक नाटक है कौमुदी महोत्सव। इसमें गुप्तों के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, कारस्कार का मतलब होता है निम्न कुल का व्यक्ति, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। तो ये कारस्कार वर्ड यूज किया गया है, वो गुप्तों के लिए किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये निम्न जाति के थे, और निम्न जाति मतलब शूद्र थे। तो निम्न जाति के इस कारण इनको ये उत्पत्ति मिलती है। ये कौन मानता है? केपी जायसवाल और एलन महोदय। केपी जायसवाल और एलन महोदय ने क्या माना है? इनको शूद्र माना है। तो आई होप आपके यहाँ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई है और किस किस इतिहासकार का क्या क्या कहना है। ठीक है, तो जी बेसिकली किसके? कुषाणों के सामंत थे। किसके थे? गुप्त कुषाणों के क्या थे? सामंत थे। अब बाकी की बात अपन बस आज के लिए इतना ही। बाकी की बात अब जो वंश से स्टार्ट करेंगे वो राजाओं से, कि इसका संस्थापक कौन था और किस राजा की क्या क्या उपलब्धि रही, वो बात करने वाले हैं। कल का टॉपिक में बात करने वाला है, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।